सीक्रेट सरताज एपिसोड 9 कालिख दुनिया। जान के बदले जान ली जाएगी। पूर्णिमा तक का इंतजार नहीं होगा। अब रक्षित अपनी आंखों से देखेगा अपना नाश। सिया के मौत के बदले की आग सरताज की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। सिया को याद करते हुए सरताज ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके माथे पर वो लाल निशान एक बार फिर से उभर रहा था और पहले से ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सरताज के सामने खड़े उसके पिता श्याम सुंदर ने सरताज को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। वो सरताज को इस तरह देखकर काफी डर गए थे। वहीं सहर्षि धर, जिसने सरताज को अपना भगवान माना था, वो सरताज को इस तरह देखकर बेचैन हो रहा था। सहर्षि जानता था कि पूर्णिमा से पहले रक्षित की जान चली गई तो वो फिर से दोगुनी ताकत के साथ वापस आ सकता है, और ये बात सरताज भी अच्छे से जानता था। सरताज, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये अभी नहीं करना चाहिए। सरताज जो इस वक्त बस अपने मंत्र पढ़े जा रहा था, और प्रोफेसर रक्षित पर इस मंत्र का असर शुरू भी हो गया था, क्योंकि उसकी बिगड़ती हालत सहर्षि वहीं पर सामने देख रहे थे। सरताज के सामने एक लाल धुआं छा रहा था और उसमें दिखाई दे रहा था प्रोफेसर रक्षित, जो शायद अपने घर पर था और उसके गले की नसें कसती जा रही थी। लेकिन अगले ही पल सहर्षि ने देखा कि रक्षित ने एक ड्रॉर से एक लाल किताब निकाली, और फिर सरताज के पिता श्याम सुंदर ये सब देखकर बहुत डरे हुए थे, और सहर्षि की आंखों में भी ऐसा ही डर देखकर वो बहुत चौंक गया था, क्योंकि श्याम सुंदर वो धुआं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ये सब कुछ आम इंसानों के लिए था ही नहीं। लेकिन सहर्षि को घबराकर यहाँ वहाँ बेसहारा दौड़ते हुए देखकर वो जान गए थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी सहर्षि श्याम सुंदर की तरफ बढ़े और कहा, आपको कुछ करना होगा, आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो सरताज को हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आप समझ रहे हैं ना आपको क्या करना है? श्याम सुंदर सहर्षि की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उन्होंने देखा सरताज हवा में उछलकर जोर से जमीन पर गिर गया। उसके माथे का वो निशान गायब हो चुका था और उसके बदले एक काला निशान बनना शुरू हो रहा था, जो कि प्रोफेसर रक्षित का निशान था, उन लोगों का जो इस दुनिया को बर्बाद करने आए थे, यानी कि कालिख लोग। सहर्षि से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने अपने कोट से एक खंजर निकाला और श्याम सुंदर के बाजू पर दे मारा। खून की एक धार तुरंत उसके बाजू से निकलने लगी। सहर्षि ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा और उनके खून की कुछ बूंदें सरताज के माथे पर गिराने लगे। ये करते ही सामने फैला हुआ धुआं गायब हो गया, जिसमें सहर्षि को रक्षित दिखाई दे रहा था, और सरताज के माथे से वो काला कालिख लोगों का निशान भी अब मिटने लगा था। सहर्षि ने सरताज को संभाला और कहा, सरताज आप ठीक तो है ना? सरताज ने आंखें खोलते ही सहर्षि को देखा और कहा, सिया कहाँ है? वो रक्षित, आपने मुझे क्यों रोका मुझे? सिया, आप शांत रहिए। वो उसने लाल किताब से, पता नहीं उसके पास वो लाल किताब कहाँ से आई। और लाल किताब का नाम सुनते ही वहीं खड़े श्याम सुंदर को मानो एकदम से धक्का लगा हो। ये सवाल अभी अभी सहर्षि ने सरताज से पूछा था। उसका जवाब प्रोफेसर रक्षित के अलावा कोई और जानता था तो वो है श्याम सुंदर, क्योंकि ये किताब खुद श्याम सुंदर ने रक्षित को दी थी, जिसके बदले वो सिया की बदनामी चाहता था और सिया को तकलीफ पहुँचाकर वो अपने ही बेटे सरताज से अपनी बेटी कामिनी की मौत का बदला चाहता था। लेकिन समय ने ऐसा सच से पर्दा उठाया कि सरताज की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन सिया को चोट पहुंचनी थी उससे कहीं ज्यादा उसके हिस्से आई। श्याम सुंदर चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाया और एक बुत की तरह वहां पर खड़ा रहा। एक बार के लिए वो भूल गया था कि उसके हाथ से खून बह रहा है। सरताज ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पिता को संभाल कर वहाँ से जाने लगा। सहर्षि ने सरताज को जाते जाते कहा, सरताज, पूर्णिमा की रात को अभी 20 दिन बाकी है। आपको अपना ध्यान रखना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचने वाली हर मुश्किल को मैं पहले ही खत्म कर दूं। और आप? सहर्षि ने श्याम सुंदर की तरफ देखकर कहा, इस चोट के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। सरताज को बचाने के लिए मुझे उसका खून चाहिए था, जिससे उनका खून का रिश्ता है।
श्याम सुंदर ने एक नजर सहर्षि की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने बेटे के साथ वहाँ से जाने लगा। सरताज पहले से थोड़ा ज्यादा कमजोर हो गया था, उसे आराम की जरूरत थी। सिया के बारे में सोच सोच कर उसकी हालत और भी खराब हुई जा रही थी। कुछ ही देर बाद सरताज अपने घर पहुंचा। कॉलेज के पास की टपरी नहीं, बल्कि वो घर जिसे वो सालों पहले छोड़ चुका था। वो घर जहां उसका बचपन बीता और तुरंत कामिनी के साथ बिताए सारे हसीन पल उसे याद आने लगे। श्याम सुंदर ने एक ड्रॉर से मेडिकल किट निकाला और बिना कुछ कहे सरताज की बाजू की पट्टी करने लगा। श्याम सुंदर ने एक नजर सरताज को देखा। वो उसे जी भर कर तसल्ली से देखना चाहता था। सालों से अपने बेटे से नफरत करता आया बाप आज उसे गले लगाना चाहता था। और तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। श्याम सुंदर ने अपनी हल्की भीगी आंखों को पोंछा और बाजू पर बंधी पट्टी को संभालते हुए दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक आदमी ने उसके सर पर जोर से वार किया। श्याम सुंदर के चिल्लाने की आवाज अंदर कमरे में बैठे सरताज तक गई, लेकिन जब तक सरताज बाहर आया तब तक वो लोग श्याम सुंदर को ले जा चुके थे। सरताज ने भागकर यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे बस एक काली जीप दिखाई दी। वो उसके पीछे भी भागा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उस जीप ने काफी स्पीड पकड़ ली थी। कौन थे वो लोग? कौन लोग हो सकते हैं वो लोग? कहीं रक्षित? नहीं, क्या हो रहा है? सरताज का सर अब भी बहुत दुख रहा था। वो बहुत कुछ सोचना और करना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर रक्षित की कालिक शक्तियों की वजह से काफी कमजोर पड़ गया था। घर के अंदर आकर उसने दरवाजा बंद किया और फिर एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं दरवाजे के पास गिर गया। दूसरे दिन धूप की रोशनी सरताज के चेहरे पर पड़ी और दर्द से हल्का कराहते हुए सरताज ने अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर यहाँ वहाँ देखा। वो इस जगह पर पहले भी आ चुका था, लेकिन ये जगह उसका घर नहीं था। ये तो उठ गए साहबजादे, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? जूते, लात या सीधे स्वर्ग दिखाने वाली ये बंदूक? एमएलए सूर्य प्रकाश ने अपने घर के गार्डन के बीचों बीच सरताज को एक कुर्सी से बांध रखा था। सरताज के सर पर बंदूक लगाकर एमएलए ने एक बार फिर उससे कहा, अबे ओ गधे की औलाद, तुझे समझ में आ रहा है कि तूने किससे पंगा लिया है? हाँ? ये कहते हुए एमएलए ने अपनी लात से सरताज की कुर्सी को नीचे गिरा दिया। सरताज मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसे पास में ही अपने पिता श्याम सुंदर भी बेहोश गिरे हुए दिखाई दिए। सरताज को समझ में नहीं आ रहा था कि एमएलए ने उन्हें यहाँ क्यों बांध रखा था। तभी सरताज को सिया की याद आई और उसके मुंह से निकला, सिया कहाँ है? सरताज के मुंह से सिया का नाम सुनते ही एमएलए ने सरताज के चेहरे पर अपना पैर रखा और उसे जमीन से रगड़ते हुए बोला, तुम्हारी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी का नाम तक लेने की औकात नहीं है तेरी, साले। हाँ? सरताज को ये दर्द मानो महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बस सिया के बारे में जानना था। वो बस सिया का नाम लिए जा रहा था। सिया, एक बार और हमारी बेटी का नाम अपने गंदे मुंह से लिया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। अब तेरा मुंह बस ये बताने के लिए खुलना चाहिए कि सिया कहाँ है। ये सवाल सुनते ही सरताज की जान में मानो जान आ गई हो। सिया कहाँ है? मतलब सिया जिंदा है। सिया जिंदा है। बड़बड़ा मत और बता कि सिया कहाँ है। मैं जानता हूँ तू और तेरे बाप ने मिलकर कुछ किया होगा, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ और यहाँ से सीधे भगवान के पास भी भेज सकता हूँ। बता कहाँ है सिया। सरताज बहुत खुश था ये जानकर कि सिया जिंदा है, लेकिन तुरंत ही उसे इस बात की चिंता भी होने लगी कि वो ठीक है या नहीं। और सरताज अच्छे से जानता था कि इस घटिया चाल के पीछे प्रोफेसर रक्षित का ही हाथ है। प्रोफेसर रक्षित ने ही कुछ किया है, लेकिन उसका नाम लिया तो ये लोग यहीं मार डालेंगे और वो एक बार फिर आ जाएगा।
मुझे कुछ करना होगा। तभी सूर्य प्रकाश की आवाज सरताज के कानों पर पड़ी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को मार डालो बे, खत्म करो अभी। सरताज ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपने पिता को देखा और फिर कराहते हुए एमएलए से कहा, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो प्रोफेसर रक्षित, उसने ही। सरताज के मुंह से प्रोफेसर रक्षित का नाम सुनते ही सूर्य प्रकाश ने सरताज के चेहरे से अपना पैर हटाया और अपने आदमियों को कुछ इशारा किया और अगले ही पल कुछ लोगों ने सरताज और उसके पिता श्याम सुंदर के मुंह में कपड़ा ठूसा और उनके चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधकर उन्हें कहीं ले गए। वहीं दूसरी ओर इन सब से दूर एक अंधेरे कमरे में एक लड़की पलंग से बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और फिर उस कमरे का दरवाजा खुला और प्रोफेसर रक्षित उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। क्या सिया सच में प्रोफेसर रक्षित के कब्जे में है? क्या है कालिक लोगों की अगली चाल? सरताज कैसे निकलेगा इस जंजाल से? क्या पूर्णिमा से पहले ही हो जाएगा कुछ अनर्थ या सरताज देगा इस कहानी को नया आगाज? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सरताज।